अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इम्तियाज़ गुल और आप देख रहे हैं ये मेरा यूट्यूब इम्तियाज़ गुल ऑफ़िशियल। इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आज 3 डेवलपमेंट्स पे मैंने आपसे गुफ्तगू करनी है अ, और उनका ताल्लुक़ है मौजूदा हुकूमत से कि आया इसकी मियाद पूरी हो चुकी है? क्या शहबाज़ शरीफ़ को हटाने की तैयारियाँ हो रही हैं? मालूम नहीं इसमें किस हद तक सदाकत है, लेकिन चंद इशारे हैं जो मैं आपके गोश-गुज़ार करना चाहता हूँ। 3 इशारे हैं, 3 इंडिकेटर्स हैं। एक तो ये कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल ज़रदारी को लाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बिलावल ज़रदारी शेरवानी पहनने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं, बाप बेटा दोनों वज़ारत उज़्मा की कुर्सी के लिए सरगर्म हैं। आसिफ ज़रदारी अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनाने के खुफिया मिशन पर हैं। हालांकि ज़रदारी को जाली मैंडेट के बजाय असली मैंडेट पर बेटे को वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश करनी चाहिए। शरीफ और ज़रदारी दोनों ख़ानदान चोरी शुदा मैंडेट पर कुर्सी के मज़े ले रहे हैं और उन्हें याद रखना चाहिए कि चोरी शुदा मैंडेट के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक मंतकी अंजाम के करीब है। आवाम की राय के बरक्स जो भी वज़ीर आज़म आएगा अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। बुनियादी तौर पे बैरिस्टर सैफ बड़े करीब समझे जाते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के। वो हैं या नहीं हैं वो अलग बात है, लेकिन कई बातें उनकी तरफ से ऐसी आती हैं जो एक इशारा देती हैं मुस्तकबिल का। और आपको मालूम है इनको ख़बर आई थी कि अली अमीन गंडापुर ने इस ओहदे से हटा भी दिया था, मगर वो हटाए नहीं बल्कि अपनी जगह पे बदस्तूर कायम हैं, जिससे आप उनकी जो सियासी उनकी क़ुव्वत है, अहमियत है, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़े वेल एंकर्ड हैं मुक़्तदर हलकों में, ऐसे लगता है। अब ये तो थी बैरिस्टर सैफ ने कि उन्होंने खुल के ये बात की कि आसिफ अली ज़रदारी अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनाने के लिए बड़े बेताब हैं और खुफिया मीटिंग्स कर रहे हैं। और आपने देखा होगा गुज़श्ता चंद महीनों के दौरान बतौर सदर अ, आसिफ अली ज़रदारी ने कई मरतबा बार-बार जहाँ भी हमारे फ़ौजी शहीद होते हैं वज़ीरिस्तान में, बाजवाड़ में, फ़ौरन उनके लिए ताज़ियती पैगाम जाता है। 3-4 मौक़े पे उन्होंने ख़ुद फ़ातिहा ख़्वानी के लिए वो तशरीफ़ भी ले गए। तो इससे ज़ाहिर होता है कि वो बड़ी कोशिश में हैं कि उनके और फ़ौज के दरमियान इत्तेफ़ाक़ राय कायम रहे, इन्हें दोनों एक ही पेज पे रहें और वो भी मुस्तक़बिल की पेशबंदी है। दूसरी तरफ खालिद मकबूल सिद्दीकी एमक्यूएम के मरकज़ी रहनुमा, उन्होंने नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी कोरंगी में आईटी लैब की इफ्तिताही तकरीब से ख़िताब करते हुए ये कहा है कि न जाने कब हुकूमत छोड़ दें। हुकूमत छोड़ने में मेरा रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। और साथ में उन्होंने ये कहा कि जिस हुकूमत में बल्दियाती मामलात ख़ुद मुख्तार ना हों, ऐसी जमहूरियत का कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कराची के बल्दियाती इंतख़ाबात एक धोखा है। नए पाकिस्तान की तामीर के लिए नए अंदाज़ से सोचें। कराची चल रहा है तो मुल्क पल रहा है। जब कराची को बाईपास किया जाएगा तो पाकिस्तान की तरक्की बाईपास होगी। जब तक खुशहाली कराची में नहीं आएगी, मुल्क खुशहाल नहीं होगा। अब इनकी गुफ्तगू से आप अंदाज़ा लगाइए कि पहले ही से ये डिफेंसिव पोजीशन में चले गए हैं कि जी मेरा हुकूमत छोड़ने में रिकॉर्ड ख़राब है और मालूम नहीं हम हुकूमत कब छोड़ दें। यानी वो मुतमईन नहीं हैं। अब क्या पस मंज़र है उनकी इस बात का, लेकिन इसमें एक हकीकत ज़रूर है कि जो बल्दियाती इंतख़ाबात हुए थे, उसमें बड़े पैमाने पे गड़बड़ की गई थी और जमात इस्लामी के नईम उर रहमान साहब ने तो अपनी सीट भी वापस कर दी थी और उन्होंने बहुत देर तक जद्दोजहद भी की बल्दियाती इंतख़ाबात के हवाले से, क्योंकि उनका ये मानना था, बल्कि इसरार था कि इन इंतख़ाबात में धांधली हुई है और जो नशस्त उनको ऑफ़र की जा रही थी वो उसके हकदार नहीं है, लिहाजा उन्होंने वो कबूल नहीं की। यानी एक बहुत बड़ा ये कलंक का टीका है बल्दियाती इंतख़ाबात के नताइज पे। जो पहले हाफ़िज़ नईम उर रहमान ने इसका मसला उठाया और अब खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी वही मुद्दा बयान कर दिया है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि हो सकता है अंदरूनी खाना कोई खिचड़ी पक रही हो। अब तीसरा मसला है मौलाना फ़ज़ल रहमान।
مولانا فضل الرحمان آپ کو معلوم ہے آج کل بڑے خفا ہیں، بڑے برہم ہیں، بار بار جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید ان کے حوالے سے کھل کے بات بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے تمام رہنماؤں کو بلا کے، بلکہ امیر حیدر ہوتی جو سابقہ وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کا، انہوں نے گزشتہ روز ایک تقریر میں پشتو زبان میں تقریر میں یہ کہا کہ جنرل باجوہ نے سب کو بلا کے کہا تھا کہ عمران خان کو اگر آپ نے نہ ہٹایا تو پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو جائے گی، یہ آ کے صدارتی نظام لے آئیں گے۔ تو ایک لحاظ سے ان کو ڈرایا دھمکایا، جس کے بعد 9 اپریل کا ووٹ، عدم اعتماد کا ووٹ پھر کامیاب ہوا۔ یعنی انہوں نے بھی مدعا ایسے ہی جنرل باجوہ پہ ڈالا جس طرح اس سے پہلے دوسرے رہنما ڈالتے رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ہو گئے، امیر حیدر خان ہوتی ہو گئے، اور کچھ مسلم لیگ کے لوگ بھی تھے جنہوں نے کھل کے کہا تھا کہ جنرل باجوہ نے انہیں تنبیہ کی تھی کہ آپ مل کے عدم اعتماد کا ووٹ لے آئیں تاکہ عمران خان سے جان چھڑائی جا سکے۔ اب لیکن مولانا فضل الرحمان کا جو جھگڑا ہے وہ پیپلز پارٹی سے آ گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ صدر آصف علی زرداری نے وہ اس بل پہ دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے جس کا مقصد ہے مدارس کی رجسٹریشن، اور بنیادی طور پہ پارلیمنٹ سے بھی وہ پاس ہو گیا تھا، اور یہ ان دنوں پاس ہوا تھا جب 26ویں ترمیم کے لیے مولانا فضل الرحمان کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اب اس میں ان دنوں جو ہمیں بتایا گیا کہ مولانا فضل الرحمان جب مذاکرات ہو رہے تھے 26ویں ترمیم کے حوالے سے، تو انہوں نے اپنے کچھ منظور نظر لوگوں کو نوکریاں دلوائیں، حکومت نے وہ بات مانی۔ کچھ منظور نظر لوگ تھے ان کی نوکریاں بحال کی، اور اس کے ساتھ بظاہر ان سے یہ وعدہ کیا گیا کہ جو مدارس رجسٹریشن ہے وہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت اس کی دوبارہ اجازت دے دی جائے گی۔ اور اب چونکہ بار بار مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، صدر آصف علی زرداری اس بل پہ دستخط کیوں نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو 2 دفعہ دوسری مرتبہ اعتراض لگانا ان کا حق بنتا ہی نہیں ہے بطور صدر۔ تو سوال اب یہ اٹھا کہ پیپلز پارٹی آخر کوئی نئی گیم کھیل رہی ہے کہ آصف علی زرداری نے یہ مدارس رجسٹریشن کا جو قانون ہے، مسودہ قانون بلکہ عملاً وہ بن چکا ہے، وہ کیا بارگیننگ کے لیے، سودا بازی کے لیے رکھا ہے کہ بلاول زرداری کو وزیر اعظم بنانا ہے آنے والے دنوں میں، تو اس کو بنیاد بنا کے آپ سودا کاری کریں فضل الرحمان کے ساتھ اور ان کے ہم خیال دوسرے لوگوں کے ساتھ، اور اس کی بنیاد پہ پھر شہباز شریف کی حکومت کا خاتمہ کر کے اور راہ ہموار کریں بلاول زرداری کے وزیر اعظم بننے کے لیے۔ تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ اب 3 اشاریہ آپ کو میں نے بتائے ہیں، اب یہ کس حد تک درست ہیں اور اس کی وجہ سے تبدیلی کیا آتی ہے، یہ ابھی دیکھنا باقی، آنے والے مہینوں میں واضح ہو جائے گا۔